नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सारे ही। और ये जो प्रश्न साथियों रीट के लिए, रीट L1 और L2 दोनों ही के लिए, साइंस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये जैव प्रक्रम वाले पार्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि होने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि होने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है परागण, ऑप्शन बी है निषेचन, सी है विसरण और डी वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए साथ यहाँ पे पौधे के वायवीय भागों से जल की हानि होने की क्रिया जो है अपने कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, वाष्पोत्सर्जन। पौधे के जो वायवीय भाग हैं, जैसे अपने ज़्यादातर तो अपन लेते हैं पत्ती में जो रंध्र पाए जाते हैं, पत्ती में क्या पाए जाते हैं? पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं। तो इन रंध्रों से जो है जल की हानि होती है और इन्हीं रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान भी होता है, गैसों का विनिमय भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल सही रहेगा अपना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पाचन, बी पोषण, सी है श्वसन और डी है उत्सर्जन। तो देखिए साथियों, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? अपने श्वसन। शरीर में जो ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वह साथियों श्वसन की क्रिया के द्वारा ही होता है, या श्वसन के प्रक्रम के द्वारा ही होता है। श्वसन के अंदर जो है साथियों अपने को पता है, अपना जो पचित भोजन होता है, जो भोजन होता है हमारा, जो ग्लूकोज या पचित भोजन का जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और इस पचित भोजन के ऑक्सीकरण जैसे जो है अपने को ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और साथ में जो है बहुत सारी मात्रा में जो है ATP के रूप में ऊर्जा बनती है। यहाँ पे ऊर्जा बनती है और वो भी ATP के रूप में। किस रूप में बनती है? ATP के रूप में ऊर्जा भी बनती है यहाँ पे। तो बिल्कुल श्वसन अपना सही आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? निम्न में से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है श्वसन और डी है चलन। तो देखिए साथियों यहाँ पे सभी जीवों के लिए अनिवार्य पूछा है यहाँ पे। तो क्या सभी जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे नहीं होगा। क्या सभी जीवों में वाष्पोत्सर्जन होना जरूरी है क्या? नहीं होता है सभी जीवों में क्या सभी जीवों में श्वसन जरूरी है? हाँ साथी बिल्कुल, श्वसन जो है ये सभी जीवों में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही रहेगा। और चलन भी जो है सभी जीवों में था। श्वसन जो है, जो भी सजीव हैं उस सजीव में श्वसन तो होना ही चाहिए। श्वसन अगर नहीं हो रहा है तो वो सजीव नहीं होगा अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्वसन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किस में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है? निम्न में से किस में जो है साथियों यहाँ पे मैग्नीशियम धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम मतलब क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम जो है वो धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे क्लोरोफिल, बी है लाल रक्त कण में या RBC जिसको अपन कहते हैं, सी है वर्णील लवक में और डी है श्वेत रक्त कण में या WBC। तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी है RBC, सी है वर्णील लवक और डी है WBC। तो देखिए साथ यहाँ पे जो मैग्नीशियम जो है वो धातु जो है अपने क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो यहाँ पे ए, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल ए, क्लोरोफिल बिल्कुल सही रहेगा। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और साथ ही अपने को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो RBC हैं, RBC के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसको अपन HP कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अपने को पता है कौन सी धातु चाहिए अपने पास? आयरन या लोहा धातु चाहिए। कौन सी धातु चाहिए? लोहा धातु चाहिए, लोहा चाहिए, यहाँ पे आयरन चाहिए अपने को। तो लाल रक्त कणिका में अपने हो जाएगा फिर आयरन। आयरन जो है लाल रक्त कणिका में चाहिए। और वर्णील लवक और WBC में तो कोई धातु नहीं होती यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 3, बी 2, सी 4 और डी 5। तो देखिए साथियों ये तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। और अगर हम देखना चाहें यहाँ पे हृदय, तो ये
लगभग इस तरीके से अपन बना सकते हैं मानव हृदय को। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बना है, इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, ये होता है अपने बायां नीले। ये क्या होता है, ऊपर वाले दो जो होते हैं वो तो होते हैं आलिंद, ऊपर वाले दो आलिंद होते हैं, और नीचे वाले जो दो हैं वो अपने क्या होते हैं, नीले होते हैं। तो ये हो गया अपने बायां नीले, बायां नीले। तो दो आलिंद और दो नीले पाते हैं, ऊपर वाले दो आलिंद और नीचे वाले दो नीले। तो ये हो गया अपने दायां आलिंद, ये क्या है अपने दायां आलिंद, और ये हो गया अपने बायां नीले, बायां नीले। ऊपर वाले दोनों जो हैं वो आलिंद हैं और नीचे वाले दोनों नीले हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है वसा, बी प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए साथियों, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वहाँ पे अपने को बताएं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, और जल के उपयोग के द्वारा जो है पेड़ पौधे वो बनाते थे अपने C6H12O6, और साथ में जो है अपने ऑक्सीजन गैस भी बनती है। तो ये जो बना है यहाँ पे, ये क्या बना है साथियों, यहाँ पे ग्लूकोज। क्या बना है यहाँ पे, ग्लूकोज, या इस ग्लूकोज को जो है अपन कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ग्लूकोज को जो है कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो बनता है वो क्या है अपने कार्बोहाइड्रेट बनता है या ग्लूकोज बनता है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 है, पौधों में रंध्र किस भाग में होते हैं? पौधों में रंध्र किस भाग में होते हैं? ऑप्शन ए जड़, बी है यहाँ पे तना, बी कौन सा है, तना, और सी है पत्ती, और डी है फूल। तो देखिए साथ यहाँ पे जो रंध्र हैं वो रंध्र जो पाए जाते हैं वो पत्ती में पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं? पत्ती में। तो पत्ती बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर रहेगा अपना। लीफ में जो है पौधों की, उसमें अपने रंध्र पाए जाते हैं, और ये जो है वायु के आदान प्रदान या गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में काम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के जीवों का मुख्य श्वसन अंग है? मत्स्य संघ के जीवों का मुख्य श्वसन अंग है? ए हृदय, बी है फेफड़ा, और सी है गिल्स, और डी है नाक। तो देखिए मत्स्य संघ यहाँ पे मतलब मछलियों से संबंधित है, या मछली का वर्ग अपन कह सकते हैं। तो मछली में जो है मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो अपने को पता है मछली जो है वो श्वसन कैसे करती है अपने गिल्स से, जिसको अपन गलफड़े भी कहते हैं। गिल्स, या इनको हिंदी में अपन क्या कह सकते हैं, गलफड़े। तो मछली जो है अपने गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। ये जो इसके मुंह के ठीक पीछे, या अपन कह सकते हैं गले वाले हिस्से में होते हैं, तो वो मुंह से पानी अंदर लेती है और इन गलफड़ों के द्वारा बाहर निकालती हैं। तो वो जो जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको अपने श्वसन में उपयोग ले लेती हैं मछलियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गिल्स बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? ए हरा, बी नीला, सी लाल, और डी सफ़ेद। तो यहाँ पे देखिए साथियों, क्लोरोफिल का रंग पूछा है तो अपने को पता है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्ती का रंग है वो भी कैसा होता है, हरा होता है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक देखिए यहाँ पे फंगस, या जिसको अपन फफूंद भी कह सकते हैं। तो कवक में जो है साथ यहाँ पे कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे स्वपोषी, बी है मृतजीवी, सी है समभोजी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कवक जो है अपने मरे हुए सड़े गले पौधों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इनको अपन कहते हैं मृतजीवी। कवक कैसे होते हैं अपने? मृतजीवी होते हैं। जैसे अपने पास जिसको अपन कहते हैं सांप की बाम्बी अपन कह सकते हैं, या जिसका नाम है अपने क्या कहते हैं, तो कवक जो हैं वो अपने कैसे मृतजीवी होते हैं। जैसे अपने पास अपन कह सकते हैं मशरूम। मशरूम जो हैं वो मशरूम क्या होती हैं साथियों, एक प्रकार की कवक ही है। तो मशरूम कैसा है अपने मृतजीवी है। कैसे होते हैं ये? मृतजीवी होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन शरीर में भोजन का पचना या भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऊष्माक्षेपी, बी संयोजन, सी विस्थापन, और डी ऊष्माशोषी। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपने शरीर में श्वसन के अलावा श्वसन के अलावा जो है
जितनी भी अपने पास शरीर में कोई भी क्रियाएं होती हैं वो सभी ऊष्मा शोषी होती हैं। श्वसन अपने कैसी होती है, श्वसन जो है वो ऊष्मा सेपी होती हैं। श्वसन के अलावा शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है एक प्रकार की। मतलब पाचन के लिए जो है अपने को पहले शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, ऊर्जा लगती है यहाँ पे, भोजन को पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए अपने को। यहाँ पे ऊष्मा शोषी बिल्कुल सही रहेगा। अगर ऊष्मा से शोषी यहाँ पे नहीं हो तो अपन यहाँ पे अपचयन भी कह सकते हैं। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं अपन, अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्सर्जी अंग है, कौन एक उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन है हमारे पास ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी आँख और डी इनमें से कोई नहीं। वृक्क साडियो अपन कहते हैं किडनी को, वृक्क किसको कहते हैं अपन, किडनी को। तो अपने पास उत्सर्जन तंत्र का जो एक अंग है वो क्या है, किडनी है, वृक्क ही है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल एल्कोहल, या इसको अपन एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। इथाइल एल्कोहल को और क्या कह सकते हैं अपन, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। या इसका सूत्र अपन लिखना चाहें तो वो होता है अपने पास CH3 CH2 और OH, एथिल एल्कोहल भी। तो ये किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ऑप्शन ए है हमारे पास वायवीय श्वसन, बी है अवायवीय, सी है ए व बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो एथिल एल्कोहल या एल्कोहल जो बनता है वो जो है अपने सिर्फ अवायवीय श्वसन में बनता है। जहाँ पे भी अवायवीय श्वसन होता है वहाँ पे साथियों क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। बाकी वायवीय श्वसन में तो अपने को पता है ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा मिलती है अपने को, ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। अवायवीय श्वसन में जो है ऊर्जा कम मिलती है। अवायवीय श्वसन के अंदर ऊर्जा कम बनती है और वायवीय श्वसन के अंदर ऊर्जा ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा अपना बी अवायवीय श्वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, पादप में जाइलम उत्तक उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है जल का परिवहन हेतु, बी है भोजन का परिवहन हेतु, सी है अमीनो अम्ल का परिवहन हेतु और डी है ऑक्सीजन का परिवहन हेतु। तो देखिए यहाँ पे साथियों जाइलम उत्तक का अपने को पता रखना है कि जाइलम जो है वो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जल के परिवहन के लिए। और भोजन के परिवहन के लिए जो है अपने पास फ्लोएम उत्तक होते हैं, फ्लोएम उत्तक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही उत्तकों जो हैं जो हम संवहनी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, संवहनी उत्तक भी कहते हैं, संवहनी उत्तक कहलाते हैं ये जाइलम और फ्लोएम दोनों ही। और ये जटिल उत्तकों के उदाहरण हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो है अपने जल व भोजन के लिए उत्तरदायी। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कूटपाद किस में पाया जाता है, कूटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है पैरामीशियम में, बी है यूग्लिना में, सी है अमीबा में और डी है इनमें से कोई नहीं। कूटपाद अपन कहते हैं सूडोस्पोर्स, किसको कहते हैं सूडो। तो अमीबा जो है साथियों, अमीबा में जो है कूटपाद पाए जाते हैं, फाल्स स्पेट भी कह सकते हैं इनको। तो कूटपाद जैसे अमीबा जो है अपने को पता है उसकी आकृति कोई फिक्स नहीं होती है, तो अमीबा को अपन अपनी चाहे जैसा बना सकते हैं। लेकिन अमीबा के पास में जब भी कोई भोजन का कण आता है, अमीबा के पास में जब भी कोई भोज्य कण आता है तो अमीबा क्या करता है, इसके चारों तरफ जो है अपने ऐसे कुछ एक अपने शरीर को ऐसा बना लेता है जो इसके चारों तरफ ऐसे कूटपाद बना लेता है। तो इनको अपन क्या कहते हैं साथियों, कूटपाद कहते हैं, या सूडोस्पोर्स भी कह सकते हैं इनको। ये जो है साथियों ये दोनों, इनको अपन कह सकते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं इनको, कूटपाद या झूठे पैर भी कह सकते हैं। ये जो है ऐसे पैर को ऐसे फैला देता है और पूरे भोजन के कण को अपने अंदर ले लेता है अमीबा। तो चलिए साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो कूटपाद किस में पाए जाते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, स्टोमेटा, स्टोमेटा पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। ए तने में, बी पत्तियों में, सी जड़ में और डी कोई नहीं। स्टोमेटा, स्टोमेटा साथियों अपन कहते हैं रंध्रों को, स्टोमेटा को क्या कहते हैं अपन, रंध्र। तो स्टोमेटा अपने को पता है रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं अपने पत्तियों में। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। वैसे तो जड़ और तने में भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं, लेकिन यहाँ जो है अपने क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर रहेगा अपना पत्तियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है साथ यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरोफिल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सी है सूर्य का प्रकाश और डी है उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण मतलब अपन कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पोषण अपन किसको कहते हैं, ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। स्वपोषी पोषण का अर्थ क्या हो गया, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव। और प्रकाश संश्लेषण के लिए अपने को पता है
क्लोरोफिल अपने को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन टी अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश सभी जो है अपने को एक स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं या प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आँख में, बी अग्नाशय में, सी यकृत में और डी आमाशय में। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं साथियों? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं अपने आमाशय में। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और ये जो जठर ग्रंथियाँ हैं अपने जठर रस स्रावित करती है। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस स्रावित होता है। और इस जठर रस में जो है क्या होता है? HCl भी होता है जो अपने भोजन का माध्यम अम्लीय कर देता है। HCl अम्ल होता है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए हाथी में, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में और डी ऊँट में। तो देखिए यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र पूछा है, मतलब जो रक्त जो है वो नलियों में नहीं बह के अपने धमनियों और शिराओं में नहीं बहता है और खुला पूरे शरीर में बहता है। तो यहाँ पे ऐसा जो जीव है वो है अपने कॉकरोच। कॉकरोच जो है इसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है या खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे अपन कॉकरोच को फट से मारते हैं तो इसका जितना भी खून होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जाते कॉकरोच बिल्कुल सही आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो पौधे होते हैं उनमें पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ए लेटेक्स, बी रेजिन, सी गोंद और डी टेनिन। तो उसको जो है अपन उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? लेटेक्स। ये दूधिया मतलब लेटेक्स जो है दूध के जैसा होता है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दूध के जैसा पदार्थ होता है जिसको अपन कहते हैं लेटेक्स। ये जो लेटेक्स है अपने आसानी से देख सकते हैं आंकड़े का जो पौधा होता है या आक या जिसको अपन कहते हैं आंकड़ा। तो आंकड़े का जो पौधा है या अपन और कह सकते हैं जैसे बरगद वगैरह के जो पौधे होते हैं बरगद, तो इनके जो पेड़ों से जो दूध निकलता है, कि पेड़ों का जो दूध निकलता है उसको अपन क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर का जो एक अपशिष्ट पदार्थ है यूरिया, तो इस यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फेफड़ों में, बी यकृत में, सी है या आमाशय में और डी है वृक्क में। वृक्क अपन कहते हैं किडनी को। वृक्क मतलब क्या है? अपनी किडनी या गुर्दे भी कहते हैं इनको। तो देखिए यूरिया का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में वो होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत को जो है अपन साथियों अपने शरीर की जैव प्रयोगशाला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपने शरीर का? जैव प्रयोगशाला, मतलब बायो लैब इसको कह सकते हैं, बायोलॉजिकल लैब या लेबोरेटरी इसको कहते हैं। क्योंकि अपने शरीर में जो है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में ही होता है। जो एक अपने उत्सर्जित पदार्थ होता है इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत अति आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण किस से होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ग्लूकोज से और डी क्लोरोफिल से। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की अगर यहाँ पे अपन अभिक्रिया लिखे तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो हैं ये जो है अपने सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में चाहिए अपने पास बनाते हैं C6H12O6 और साथ में जो है निकलती हैं अपने ऑक्सीजन गैस बनती हैं। साथ में क्या बनती है? यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे किससे बनती है? तो यहाँ पे देखिए साथियों सी और सी तो यहाँ साथ में आए, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे जो बनता है अपने ग्लूकोज बन जाता है और बचा हुआ जो जल है तो जल के अपघटन से क्या बनता है? यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जल से हैं या जल के अणु से जो है ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। तो ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलती हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। ए नेफ्रॉन, बी मूत्रवाहिनी, सी ग्लोमेरुलस और डी है बोमेन संपुट। तो जो इसका सही आंसर जो होगा वो है अपने नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो अपने वृक्क की जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन है मेरे पास ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय और डी है एड्रिनल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अपना लीवर। लीवर जिसको अपन और क्या कहते हैं साथियों, यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत जो है एक बाह्य ग्रंथि है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। यकृत कैसे अपनी बहिःस्रावी ग्रंथि है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले तो वो होगी साथियों अपने अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी पूछ ले तो वो कौन सी होगी अपने गले में जो ग्रंथि पाई जाती है थायराइड, गले में पाई जाने वाली थायराइड जो है अपने सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अग्नाशय जो है साथियों यहाँ पे वो अपने मिश्रित ग्रंथि होते हैं। अग्नाशय क्या होती है यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि होती हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है, मतलब ये बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अपना लीवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यकृत जिसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है हमारे पास। इनमें से किस संरचना के द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ए कूटपाद, बी परिवहन, सी भोजन रसदानी और डी है केंद्र। तो अपने बताया अभी अपन ने देखा था अमीबा में जो है कूटपाद के द्वारा जो है भोजन को अंदर लिया जाता है, कूटपाद के द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा हमारे सामने। निम्न में से रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? निम्न में से रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ए लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका को अपन क्या कहते हैं साथियों आरबीसी, आरबीसी। श्वेत रक्त कोशिका को अपन कहते हैं साथियों डब्ल्यूबीसी। और रक्त बिंबाणु, तो बिंबाणु को जो है हम कहते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स, क्या कहते हैं ब्लड के प्लेटलेट्स कहते हैं। और डी यहाँ पे दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे रक्त का थक्का बनाने में जो है साथियों अपने रक्त के बिंबाणु, रक्त बिंबाणु या जिनको अपन कहते हैं प्लेटलेट्स जो हैं ये आवश्यक होते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती हैं। ए अग्नाशय में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में, डी आमाशय में। तो देखिए यहाँ पे भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, मतलब भोजन का पाचन कहाँ पर है जो पूरा हो जाता है? तो ये होता है अपने छोटी आंत में। छोटी आंत में आने के बाद जो है भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। छोटी आंत के बाद जो है भोजन का पाचन नहीं होता। उसके बाद जो है छोटी आंत में ही पाचन पूरा होने के बाद अवशोषण की क्रिया शुरू हो जाती है और जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है, बाकी सभी का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। यहाँ पे छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल सही आंसर रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। आमाशय में अधपचे भोजन के, आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है हमारे पास काइम, बी है बोलस, सी है केलस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों आमाशय में जो भोजन, आमाशय के बाद जो है भोजन को अपन कहते हैं काइम, क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। बोलस जो है अपन मुख गुहा के बाद में कहते हैं, जो अपने ग्रसनी कह सकते हैं अपन, ग्रसनी में जो है भोजन वो बोलस के रूप में जाता है। ग्रसनी जो होती हैं या मुख की गुहा के जो बाद में जो है भोजन जो लसलसा हो जाता है उसको अपन कहते हैं बोलस। और केलस तो अपन किसको कहते हैं? अविभेदित कोशिकाओं के समूह को। केलस किसको अपन कहते हैं? अविभेदित कोशिकाओं के, अविभेदित कोशिकाओं के समूह को जो अपन केलस कहते हैं, जो अपने उत्तक संवर्धन के अंदर काम में आता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? ए दे रखा है अपने को सीकम, बी दे रखा है अपेंडिक्स, सी दे रखा है जेजुनम और डी दे रखा है अपने पास कोलन। तो देखिए साथियों यहाँ पे सीकम और कोलन जो है अपने बड़ी आंत के भाग होते हैं और जेजुनम जो है अपने छोटी आंत का भाग होता है। जेजुनम तो कहाँ का, किसका हिस्सा होता है? छोटी आंत का। और सीकम और कोलन जो है अपने बड़ी आंत के हिस्से होते हैं। सीकम और कोलन कहाँ के होते हैं? बड़ी आंत का जो हिस्सा होता है वो सीकम, कोलम और एक रेक्टम कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अपना अपेंडिक्स जो है,
अपेंडिक्स बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिसको अपन कहते हैं परिशेषिका भी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परिशेषिका। ये एक अवशेषी अंग है जो पहले जो कैसा मानते हैं कि जब मानव जो है घास फूस वगैरह खाता था तो अपेंडिक्स जो है ये आपसे सेल्यूलोज का पाचन होता था। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने। दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का कारण मतलब दांतों के खराब होने का क्या कारण है? ए है मीठी चीज़ का खाना, बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, और सी है दांतों की सफाई न करना, और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए मीठी चीज़ें अगर अपन अधिक खाते हैं तो भी अपने दांतों में कीड़े लग जाते हैं, तो बी ए भी बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण, जब अपन खाना खा के रात के टाइम में सो जाते हैं तो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अम्ल का निर्माण करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जिससे भी अपने दांत खराब होते हैं। और सी है दांतों की सफाई न करना, अगर अपन अपने दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो भी अपने दांत खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल उपयुक्त सभी यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे ए बी और सी जो है सभी यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो मनुष्य की मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहली वाली तो है पेरोटिड लार ग्रंथि। सबसे पहली वाली कौन सी है? पेरोटिड। फर्स्ट वाले तो होते हैं पेरोटिड। सेकंड वाले होते हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। और थर्ड वाली जो होती हैं ये होती हैं अपने पास सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। सब लिंगुअल में लार ग्रंथि होती हैं, या जिसको अपन अधोजीवा ग्रंथि भी कहते हैं। पेरोटिड जो है सबसे बड़ी होती हैं। पेरोटिड क्या होती हैं? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती हैं। और सांप में जो है पेरोटिड ग्रंथि ही उसकी विष ग्रंथि बन जाती हैं। सांप में जो विष ग्रंथि होती हैं वो उसकी पेरोटिड ग्रंथि का ही रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे मनुष्य में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसमें सबसे बड़ी होती है अपने पेरोटिड, और दूसरे नंबर ये है सब मैंडिबुलर, और तीसरी है सब लिंगुअल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जनन, बी है श्वसन, सी है पोषण और डी है पाचन। तो देखिए वह विधि जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करना, पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है साथियों? पोषण। पोषक तत्वों को अपने भोजन और के लिए ग्रहण करना या ऊर्जा के लिए ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपने पोषण कहलाता है। यहाँ पे पोषण सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है साथियों? यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ग्रहणी को अपन इंग्लिश में कहते हैं। ग्रहणी को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में अपन कहते हैं इसको ड्यूडीनम। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ड्यूडीनम। इंग्लिश में ग्रहणी को अपन कहते हैं ड्यूडीनम। ये जो ग्रहणी है अपने छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहले वाला जो कहलाता है ड्यूडीनम, दूसरा वाला जो होता है जेंजुनम, दूसरे वाला क्या कहलाता है? जेंजुनम, और तीसरा वाला जो भाग कहलाता है वो होता है इलियम। इलियम, इलियम। और तीसरा वाला कौन सा? अपना इलियम। तो ड्यूडीनम को अपन कहते हैं ग्रहणी, जेंजुनम को अपन कहते हैं मध्यांतर, और इलियम को अपन कहते हैं शेषांत्र। तो ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडीनम, जेंजुनम और इलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? ए इनेमल, बी केनाइन, सी दंत प्लवक, सी दंत प्लाक और डी है मोलर। तो यहाँ पे देखिए डेंटाइन जो है अपने दांतों का प्रोटीन है। डेंटाइन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो अपने दांतों को बनाता है, और इन दांतों की सुरक्षा के लिए जो है दांतों के ऊपर एक कठोर परत पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं इनेमल। इसको क्या कहते हैं? इनेमल। इनेमल जो है अपने शरीर का जो है सबसे कठोर भाग है, कठोर पदार्थ है, और ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। इनेमल किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं ये, और शरीर का जो है सबसे कठोर पदार्थ होती हैं। कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं और शरीर का सबसे कठोर और मजबूत पदार्थ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे साथियों आज के जैव प्रक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद साथियों।